नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा। आज मुद्दा आपका में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको भारत की अर्थतंत्र की नब्ज कहा जाता है। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की, जिसने इस साल तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक साल में शेयर बाजार 15,000 अंक चढ़ चुका है। बाजार की हरी लकीर लगातार ऊपर जा रही है। शेयर बाजार की लगातार तेजी ने मार्केट कैप के मामले में भारतीय बाजार को छठे नंबर पर ला दिया है। अब भारत दुनिया के बाजारों के मार्केट कैप की तुलना में छठे स्थान पर है। भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया और बाजार के जानकार ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार की दिवाली के आसपास भारत यूके की मार्केट को भी पीछे छोड़ देगा। अब एक नज़र आज के कार्यक्रम में चर्चा के बिंदुओं पर डालते हैं। शेयर बाजार की तेज रफ्तार पिछले एक साल में 15,000 अंक तेजी से बढ़ी है। मार्केट कैप के लिहाज से भारत छठे नंबर पर है। सरकार के फैसलों का कितना असर है, ये तमाम बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मोनिका हलन जी हैं। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अर्थ जगत की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं। और भी दूसरे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना काल ने भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कोरोना ने शेयर बाजार के रंग को भी फीका किया, लेकिन अब बाजार पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। शेयर बाजार की लगातार तेजी ने मार्केट कैप के मामले में भारतीय बाजार को दुनिया में छठे नंबर पर ला दिया है। भारत का मार्केट कैप 260.80 लाख करोड़ रुपए है। डॉलर टर्म के हिसाब से देखें तो ये 3.54 ट्रिलियन डॉलर है। मार्केट कैप के लिहाज से भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। फ्रांस के बाजार का मार्केट कैप 3.39 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया के टॉप बाजारों में अमेरिकी बाजार पहले नंबर पर है। इसका मार्केट कैप 50.99 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन का बाजार 12.41 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जापान का बाजार है। भारतीय शेयर मार्केट में आगे और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। अनुमान है कि दिसंबर तक ही देश का सबसे बड़ा आईपीओ LIC का आएगा। इसके आने से मार्केट कैप में 10 से 12 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह से बाजार की बढ़त के अलावा ढेर सारे नए आईपीओ से भी भारत यूके के मार्केट कैप को पीछे छोड़ सकता है। रिटर्न की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न भारतीय बाजार ने दिया है। सेंसेक्स ने इस साल में 12.46% का रिटर्न दिया। कोरोना काल में मार्केट के तेजी पकड़ने के कारणों को अगर देखें तो इसमें सरकार के बड़े फैसले का असर साफ देखा जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर को एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू चुकाने के लिए 4 साल की मोहलत मिली। ये फैसला टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा टेलीकॉम में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए सरकार की मंजूरी नहीं लेनी होगी। इसके अलावा सरकार ने ऑटो सेक्टर और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम का भी ऐलान किया है। इसके पहले सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी 10,683 करोड़ रुपए की स्कीम जारी की थी। अब तक सरकार करीब 15 सेक्टर से जुड़ी स्पेशल स्कीम का ऐलान भी कर चुकी है, जो कि शेयर मार्केट में तेजी देने में मददगार साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जाहिर सी बात है, शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था के लिहाज से उसका एक इंडिकेशन माना जाता है, संकेत माना जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था की दशा दिशा क्या है। कोरोना काल की बात की जाए तो तमाम तरह की चुनौतियां आर्थिक मोर्चे पर देश के सामने, दुनिया के सामने खड़ी हुई। लेकिन कोरोना की जैसे जैसे दूसरी लहर समाप्त हो रही है, मध्यम पड़ रही है, कम हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है, पटरी पर लौट रही है। शेयर बाजार इसका संकेत करता है। ये तेजी क्यों देखने को मिल रही है और शेयर बाजार क्यों चढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये सवाल अपने में महत्वपूर्ण है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और वी शेप की जो अर्थव्यवस्था की बात की गई थी उसके क्या मायने हैं, इसको भी हम जानेंगे। मोनिका जी, अगर मैं बात करूं शेयर बाजार की, तो जिस तरह से शेयर बाजार लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है, क्या मायने हैं इसके? मनोज जी, मायने ये दो हो सकते हैं। एक तो कि कुछ घोटाला हो रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है और शेयर बाजार बढ़ रहा है, पर अब वो हालत नहीं रही है कि बड़े स्कैम हो या ऐसी कुछ चीज़ हो। ये जो शेयर बाजार बढ़ रहा है
वो एंटिसिपेट कर रहा है मार्केट, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि जो ग्रोथ है वो वापस आएगी भारत में। और उसका एक रीज़न है कि जो हमने पिछले कुछ सालों में रिफॉर्म्स देखे हैं, पॉलिटिकली डिफ़िकल्ट रिफॉर्म्स कहूँगी मैं, जीएसटी आसान चीज़ नहीं है। जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो कोशिश करी है इस सरकार ने कि जो कैश इकोनॉमी है वो कम हो और जो फॉर्मलाइज हो इकोनॉमी, उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहे। कोरोना के जब शुरू हुआ था तो 4 चीज़ें बोली थी, 4L प्लान था जी। लॉज, लेबर, लिक्विडिटी एंड लैंड। लैंड, लेबर, लॉज, लिक्विडिटी, 4 चीज़ों पे रिफॉर्म शुरू किया। और आसान नहीं होता है लेबर रिफॉर्म करना, लैंड रिफॉर्म, पर जो इस समय हमको दिख रहा है, जो कंपनीज प्रॉफिट्स बना रही हैं, लिस्टिंग में आ रही हैं, उनकी ग्रोथ वापस आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में जी। और एक ये उम्मीद है कि जो हम इस समय रिकवरी देख रहे हैं, Q1 में 20% उछाल आया है जीडीपी में, वो सस्टेन हो जाए। माइनर डिप्स आ सकते हैं पर एक दिशा होती है एक इकोनॉमी की। तो जो निवेशक हैं, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक, फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, वो सूंघ रहे हैं कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी में वो सस्टेन्ड है, लंबी अवधि तक चलेगी और इसलिए मार्केट उठ रहा है। जी। एक बात कही जा रही थी लगातार कि कोरोना काल में जिस तरह की आर्थिक चुनौतियां खड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने तमाम तरह के राहत पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया, जो घोषणा की, अलग अलग वर्गों को सरकार ने जो राहत पैकेज दिए, क्या हमें उसका असर दिख रहा है? या आर्थिक मोर्चे पे, चाहे कृषि क्षेत्र की मैं बात करूं या दूसरे क्षेत्रों की बात की जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, सरकार ने जो सुधार के कदम उठाए हैं उसकी वजह से हमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है अर्थव्यवस्था में? आप ठीक कह रहे हो मनोज जी। क्या हुआ है कि जब शुरू हुआ था ये कोरोना का पूरा रिलीफ पैकेज, तो ये एक एक्सपेक्टेशन थी स्पेशली फॉरेन कमेंटेटर्स की कि $10 ट्रिलियन, कुछ ऐसे 10% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाए, क्योंकि बाकी देश जो ज़्यादा समर्थ हैं वो कर रहे हैं जी। वो शायद भूल गए कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है, जर्मनी की 40-45 है, फ्रांस की उस लेवल की है, $60,000 की जो पर कैपिटा इनकम है, जिनकी करेंसीज हार्ड करेंसी हैं, हम उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमारी $2000 की है, हमारे पास नहीं है पैसे ऐसे उड़ाने के लिए जी। तो सरकार ने मेरे हिसाब से जो किया वो ठीक किया। जो गरीब है वो भूखा ना मरे, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, कुछ नहीं है, 500 रुपये हर आदमी को मिले हैं गांव में, और ये तो पैसे पहुंचे हैं बैंक अकाउंट्स में, और 2 साल तक खाना मुफ्त मिला है। तो भूखा कोई नहीं मरा कोरोना की वजह से। हाँ, जॉब्स को हानि हुई, सब हुआ, पर एक ये भी जो इन महीनों में जो रिफॉर्म्स के स्टेप्स लिए गए हैं, उससे अब जो कंट्री है वो उस स्टेज पे है कि जो बाउंस बैक एक हम कहते हैं, उस स्टेज पे तैयार है कि हुआ, प्रॉब्लम हुई, और पूरे दुनिया में प्रॉब्लम हुई है, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं हुई है, बहुत कष्ट हुआ है, पर उससे निकल रहे हैं हम, और शायद वो माहौल हमको इस समय देखने को मिल रहा है। नहीं, लेकिन रिफॉर्म्स को लेकर तो सवाल भी कुछ लोग उठाते हैं। आप रिफॉर्म्स से कह रही हैं, जो असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे दिख रहा है वो उसके पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, रिफॉर्म तो हुआ है। वो किस तरह के रिफॉर्म्स? जैसे मैंने कहा, 4 उन्होंने, लैंड, लेबर, लॉज, लिक्विडिटी। तो एक भारत में एक कॉलोनियल लीगल सिस्टम था, तो उसको कहते हैं क्रिमिनलिटी इन कॉर्पोरेट्स, कि आपने कैंटीन को पेंट नहीं किया तो जेल जाओ। अब कोई फैक्ट्री चला रहा है तो उसकी क्या, उनके ऊपर किस तरह के लॉज लागू होते हैं, तो क्रिमिनल उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो काफ़ी सारे वो लॉज को ख़त्म किया गया है, जिससे कि आपने किसी का मर्डर नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, फिर आप किस वजह से आपको जेल में डालेंगे? आपने अगर फैक्ट्री के कैंटीन की दीवार को पेंट नहीं किया, क्या उसके लिए जेल जाना चाहिए? इस तरह के हमारे हज़ारों रूल्स हैं। तो एक उस तरह के रिफॉर्म हुए कि जो लॉज ऐसे हैं जिनका कोई मायने नहीं है, उसके ऊपर रिफॉर्म हुआ है। और जो लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर भी इस समय बात हो रही है, PLI स्कीम के ऊपर काफ़ी काम हुआ है जी। तो
हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में इस वक्त जो बॉयंसी है, शायद उसकी कोई बात नहीं कर रहा है आज, पर अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो दलाल हैं जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, में उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर जो एक्चुअली एग्री टेक में काम कर रहे हैं उनसे अगर आप बात करें तो इस समय जो बॉयंसी है एग्रीकल्चर में, शायद उसका हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जो एग्रीकल्चर कंपनियां रजिस्टर हुई हैं वो 100% का उसका नंबर आया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं। तो एग्री टेक की बात हो रही है कि ड्रोन्स यूज़ करके देखो कि लैंड की मैपिंग करे, तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और सरकार क्या करेगी कि दरवाजे खोल रही है कि जो पुराने लॉज थे वो इस वक्त नहीं लागू हो सकते हैं। तो रिफॉर्म का एक पहलू ये भी है कि जो चीज़ बाधा कर रही है नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, उसको हटाया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर की जो बॉयंसी है वो हमको दिखेगी अगले साल के जीडीपी नंबर्स में। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा जी भी इस समय जुड़ चुके हैं। पब्लिक फाइनेंस इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च संस्था के प्रधान अर्थशास्त्री और निदेशक हैं। डॉक्टर सुनील जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो भारत का शेयर बाजार है वो अलग संकेत कर रहा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह के सवाल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए गए थे, साफ संकेत मिलता है शेयर बाजार से कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ पटरी पर बढ़ रही है, नए रिकॉर्ड बना रही है। आप कैसे देखते हैं? शेयर बाजार में जो उछाल है और वाकई जिसे हम रियल इकोनॉमी कहते हैं उसमें क्या हो रहा है, इन दोनों में एक किस्म का विरोधाभास है। इसलिए जब हम शेयर मार्केट की तरफ देखते हैं और उसका आकलन करने की कोशिश करते हैं कि रियल इकोनॉमी में क्या हो रहा है उसके संदर्भ में, तो यह विरोधाभास जो है वो और भी ज़्यादा उभर कर आता है। परंतु एक बात तय है कि शेयर मार्केट जो है वो कभी भी जो करंट सिचुएशन है जी। उसको नहीं दर्शाता है। वो अक्सर जो आने वाला समय है और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो जहाँ तक शेयर मार्केट का में उछाल का सवाल है, मेरी समझ से जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 2 साल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे आ जाएगी। और साथ ही साथ जो ग्रोथ हमने पिछले कुछ सालों में देखा था और जो पटरी से उतर गया था, जी। सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना से पहले भी उसके वापस आने की उम्मीद को लेकर वो चल रहा है। परंतु सही मायने में अगर आप इकोनॉमी का इस समय अवलोकन करना चाहें तो जो स्थिति इस समय उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि हम वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं। जी। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज अगर नीचे गिरेगी तो ऊपर भी जाएगी। ओके। तो वी शेप रिकवरी होना कोई अपने आप में बहुत अचंभे की बात नहीं है। अगर कोई चीज नीचे गिरी है और वो भी खास करके लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन हटेगा तो वो नॉर्मल सिचुएशन में वापस आएगी। और अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में वापस आती है तो आपको वी शेप रिकवरी दिखेगी इकोनॉमी में। परंतु मेन मुद्दा जो इस समय है वो ये है कि जो ग्राउंड हमने लूज किया फिस्कल ईयर 21 में, जो हम वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं फिस्कल ईयर 22 में, तो हम कितना ग्राउंड जो है वो वी शेप रिकवरी की वजह से फिस्कल ईयर 22 में रिकवर करेंगे, या जो ग्राउंड लूज किया है उसको रिकवर करने के अलावा हम उससे आगे भी बढ़ेंगे। तो जो हमारा आकलन है उसके हिसाब से जो रिकवरी है वो एट बेस्ट जो है आपको लॉस्ट ग्राउंड रिकवर करने में मदद करेगी। जी। एंड दैट इज व्हाट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दी वी शेप रिकवरी। अगर आप सही मायने में जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, अगर आप मैं फिस्कल ईयर 20 के बेस पे अगर फिस्कल ईयर 22 का अवलोकन करूं, हमारा खुद का प्रोजेक्शन जो है, इंडिया रेटिंग्स का प्रोजेक्शन
फिस्कल ईयर 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ का 9.4% है। पर इस 9.4% के बावजूद भी अगर मैं रियल टर्म्स में देखूं कि जीडीपी का जो लेवल है वो फिस्कल ईयर 22 के एंड में कहाँ होगा एज कंपेयर टू कि हम फिस्कल ईयर 20 के एंड में कहा थे, तो वो जस्ट 0.3% हायर होगा। जी। तो ये स्थिति है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वी शेप रिकवरी है ये काफी हद तक हालात के नॉर्मलाइजेशन की वजह से अपने आप होनी है। जो रियल सेंस में जो ग्रोथ है वो हम फिस्कल ईयर 22 में नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमें फिस्कल ईयर 23 का वेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मोनिका जी, वी शेप रिकवरी की बात जो आई, जिस तरह से कोरोना की चुनौतियां खड़ी हुई, जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ा। केवल भारत की अर्थव्यवस्था पे ही असर नहीं पड़ा, दुनिया में इससे बुरी हालत देशों की अर्थव्यवस्था की हुई है। लेकिन जिस तेजी के साथ देश ने खुद को संभाला है, आर्थिक स्तर पर देश ने खुद को संभाला है, वी शेप की रिकवरी की बात बजट सत्र के समय भी आई थी, इसको आप कैसे देख रही हैं? जो बजट 21 में जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया निर्मला सीतारमण जी ने, बहुत प्रैग्मेटिक और बोल्ड बजट था। और शायद आज अगर हम वी शेप की बात कर रहे हैं तो कुछ क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि फरवरी मार्च तक ये बात हो रही थी कि के शेप्ड रिकवरी, कि जो अमीर है वो अमीर होंगे, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, या अलग अलग लेटर्स की बात हो रही थी कि कैसे रिकवरी हो सकती है। इस वक्त हम कह रहे हैं हाँ वी तो होना ही था, पर कुछ महीने पहले तक कॉलम्स लिखे जा रहे थे कि भारत में तो वी हो ही नहीं सकता जी। ये तो नहीं होगा वी शेप रिकवरी। तो मुझे लगता है क्रेडिट जहां ड्यू है वहां देना चाहिए। बजट में क्या किया उन्होंने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 35% उन्होंने बढ़ाया, डेफिसिट को भी उन्होंने 9.5% रखा, और जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स थे उसको रिकग्नाइज किया। तो एक प्रैग्मेटिक बजट था, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, उसके इफेक्ट्स हमको अब दिखने शुरू हो रहे हैं। जी। तो हाँ, इस समय वी शेप्ड है और नॉर्मलाइज होगा, उसी के बाद बढ़ेगा। तो मुझे कभी ये लगता है कि जो हो रहा है अगर अच्छा हो रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने में कुछ हेजिटेशन होती है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक कि भारत वी शेप कर पाएगा या नहीं उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। अब हो गया है वी शेप, तो अब ये बात हो रही है कि अरे ये तो होना ही था। जी, एक बात और कही जा रही है कि अमेरिका में जो ब्याज दरें नहीं बढ़ी हैं उसका भी एक मार्केट पे असर है। इसको भारतीय अर्थव्यवस्था को हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था से कितना जोड़ के देखें, खासतौर से शेयर बाजार या दूसरे संदर्भों में? जब तक तो एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बाहर से पैसा आता है निवेश के लिए, और एक होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि प्रोविडेंट फंड्स अब करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। DII की जो इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का जो निवेश है वो FII से ज़्यादा है। और पहले जैसे हमारी मार्केट्स बढ़ती थी जब वो आते थे और घटती थी जब वो जाते थे, वो कोरिलेशन ख़त्म हो गया है। तो जो भारतीय निवेशक है उसका पैसा डायरेक्टली जा रहा है शेयर बाजार में, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जा रहा है जी, और उसका हमको फ़र्क देखने को मिल रहा है कि हाँ दरें कम है, वहाँ पर थोड़ा हॉट मनी आ रहा है, पर अब हमको वो डिस्टेबलाइज नहीं करता है, क्योंकि भारतीय हमारा खुद का पैसा भी जा रहा है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जा रहा है। आपको म्यूचुअल फंड में जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है 9,000 करोड़ महीने के जा रहे हैं, एवरेज रिटेल इन्वेस्टर्स के 9,000 करोड़ महीने के जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में। जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां होती हैं उसका भी असर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो बात ऑटोमोबाइल सेक्टर की जा रही है, टेलीकॉम सेक्टर की जा रही है, या ड्रोन सेक्टर की जाए, जिस तरह से सरकार ने अपने खजाने के दरवाजे खोले हैं इन सेक्टर्स के लिए, और नए नए पैकेज का कुछ समय पहले भी ऐलान किया गया, नई नई घोषणाएं की गई, क्या इसका असर भी हम अर्थव्यवस्था पर देख सकते हैं? बिल्कुल, जहां तक घोषणाओं का सवाल है और ये जो PLI स्कीम सरकार लेकर आ रही है, डेफिनेटली ये PLI स्कीम जो है, अगर जिस प्रारूप में इसको समझा गया है और जिस प्रारूप और जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, दिस कैन बी अ बिग बूस्टर एंड अ गेम चेंजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर्टिकुलरली।
जी क्योंकि अभी पिछले अगर आप 6-7 सालों पे नजर डालें और खास करके देश में जो कैपेक्स है उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो प्राइवेट कैपेक्स जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल ना के बराबर था। अ, मैं एग्रीगेट टर्म्स में बात कर रहा हूं, देयर आर सेक्टोरल वेरिएशंस, जी बट ओवरऑल अगर आप देखें तो आरबीआई का सर्वे ये कहता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 70 से 75% के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है फिस्कल ईयर 2014 से लेके अब तक। तो ऐसी स्थिति में कॉर्पोरेट्स के लिए नया इन्वेस्टमेंट लेकर आना कोई बहुत मीनिंगफुल नहीं था, और नतीजा ये हो रहा था कि जो खास करके कैपेक्स हमें इकोनॉमी में देखने को मिल रहा था वो सरकारों की तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। पीएलआई स्कीम की वजह से जो उम्मीद है वो ये है कि ये एक हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रेरित करेगा टुवर्ड्स द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो नेट नेट आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर होगी कि किस हद तक जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसने इसका लाभ उठाया है। परंतु ये बात सही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ग्रीनफील्ड कैपेक्स के लिए प्रेरित करेगा। ओके मोनिका जी, अगर शेयर बाजार की हम बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर उसकी संभावना बहुत जताई जाती है। जाहिर सी बात है, शेयर बाजार चढ़ रहा है, हम कह सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, शेयर बाजार एक बड़ा संकेत है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पेट्रो पदार्थ के कीमतों की हम करें, उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है तो पेट्रो उत्पाद की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई, उसका इंडिकेशन क्या है? इसका असर क्या पड़ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, लोगों पर? दो चीज़ें हैं। एक तो है कि ये क्रिटिसिज्म होता है कि इतनी ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स है, कीमत चाहे कम हो पेट्रोल की, सरकार टैक्स से अपना खजाना भर रही है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा मुफ्त खाना देने के लिए या स्कीम्स चलाने के लिए? कहीं से टैक्स, जो इनकम टैक्स का रेट जो भरते हैं लोग वो पूरा भरते नहीं हैं, कहीं से तो टैक्स आएगा। तो ये आसान तरीका है किसी भी सरकार के लिए टैक्स से अपना राजकोष भरने का। और उससे जुड़ी हुई चीज़ है कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो आम आदमी को पेट्रोल वगैरह का मुश्किल होगी, महंगा पड़ता है। और एक इन्फ्लेशन से लिंक होता है कि जो ट्रक चलते हैं, जो सब होता है, उससे कीमतें बढ़ेंगी। तो एक तो है कि इस समय वर्क फ्रॉम होम है तो शायद गाड़ी स्कूटर नहीं निकाल रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना लोग नहीं ले रहे जितना पहले लेते थे। एक तबका है जो जाता है काम पे, उसको ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन की। अब भारत में 2016 में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक को एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक का निर्देश दिया है कि आप 2% से 6% के बैंड में इन्फ्लेशन को रखेंगे। 4% का टारगेट है पर 2 और 6 के बीच में रखेंगे। अब ये आरबीआई के ऊपर है कि वो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को चलाए जी कि 6 के अगर ऊपर लगता है कि जा रही है तो वो सिग्नल दे जी। पर नहीं, इस समय नहीं है वो इन्फ्लेशन का हाल। और अगर होगा तो कीमतें कम होंगी। जी, जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन को लेकर तमाम सवाल उठते हैं और नज़रिया अपना अपना लोगों का रह सकता है, विशेषज्ञों का अपना नज़रिया रह सकता है उसे लेने का। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है, आप आगे का हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे देख रही हैं? जो आने वाली दिवाली होगी, क्योंकि पिछली दिवाली भी खराब गुजरी, हाँ। आर्थिक स्थिति से अगर मैं बात कहूँ, बाजार लगभग चौपट रहा, अब कैसे देख रहे हैं आप? एक तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है कि सेकेंड वेव आई, हाँ मिस मैनेजमेंट हुआ, पर 1000 लोगों की शादियाँ, गोवा में हॉलिडे, ये सब भी हुआ है उस समय, हम लोग ही चूक गए। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का है कि थर्ड वेव को हमको ही रोकना है, हम लोग ही मास्क पहने, हम लोग ही ज़्यादा सारे प्रोटोकॉल्स लगाएं जी। और थर्ड वेव का अगर प्रकोप कम रहता है, और ये मानना है कि इतने वैक्सीनेशंस हो गए हैं, तो प्रकोप अगर इतना नहीं होता है तो एक पेंट अप डिमांड होती है, एक पेंट अप ह्यूमन बीइंग को आप दबा के नहीं रख सकते।
वापस तो आएगा ही, वो काम तो करेगा ही, सेलिब्रेट करेगा ही। तो एक जब वो पेंट अप डिमांड निकल के आएगी जी, तो मुझे लगता है कि सही चलना चाहिए। जी डॉक्टर सुनील, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं भविष्य की हमारी अर्थव्यवस्था को? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, भविष्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो ये अभी नैरेटिव है जिसमें हम बहुत ज़्यादा यूफोरिक हो रहे हैं कि वी शेप रिकवरी है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वी शेप रिकवरी अगर कोई चीज़ नीचे जाएगी और चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो वो दिखेगी ही दिखेगी। जी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी लेकिन असल मुद्दा ये है कि जब हम वो मुकाम हासिल कर लेंगे तो क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को वापस उस मुकाम पे ले आएंगे और ले जी। आ पाएंगे जहां पे कि 7% 8% का ग्रोथ जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ माना जाता है। तो क्या वो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ में तब्दील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम जो है अटकलें हैं इसको लेकर। मेरा जो खुद का मानना है वो ये है कि जिस हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था में शॉक्स लगे हैं पिछले, चाहे वो कोरोना की वजह से हो या किसी और वजह से हो, जो ये पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ है वो अपने आप में जो आकलन था 7.5-8% से गिर करके अब 5 से 6% के जी बिल्कुल दरमियान रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो जी जी अगर हम 5 से 6% का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो मेरी समझ से ये अपने आप में एक जी डॉक्टर अच्छा सुनील, संकेत डॉक्टर होगा। सुनील, जिस तरह से शेयर बाजार संकेत कर रहा है, जिस तरह से शेयर बाजार ऊंचाइयां छू रहा है, जिस तरह से शेयर बाजार रिकॉर्ड बना रहा है, वो एक संकेत है, बड़ा संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल की जो चुनौतियां थी उससे बाहर निकलकर पटरी पर लौट रही है, और एक ये अच्छा संकेत है, सकारात्मक संकेत है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। डॉक्टर सुनील, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मुद्दा आपका में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।